दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो सभी आपके पास पहुंचे। देखते हैं इसमें प्रश्न। देखते हैं, सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा समावेशी शिक्षा में सहयोगी अनुदेशन या निर्देशन क्या है, इसके विभिन्न पहलू तथा महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर में देखते हैं, सहयोगी अधिगम। सहयोग शब्द दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका कारण है कि आधुनिक समय में जीने का ढंग उच्च गुणवत्ता पर आधारित है। एक अकेला व्यक्ति एक काम को उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता जितना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थाएं एक दूसरे की सहायता से कर सकते हैं। दोनों तरफ से कार्य सकारात्मक अंतःक्रिया, परामर्श और संप्रेषण से चलता है। जितनी अच्छी अंतःक्रिया यानी आपसी जो अंतःक्रिया, परामर्श एवं संप्रेषण होंगे, उतने यानी उद्देश्य उतने ही सरल से प्राप्त हो सकेंगे। सहयोग कुछ संदर्भों में प्रतिस्पर्धा से अच्छा है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है, परंतु सहयोग में ऐसा नहीं है। इसमें कल्याण भाव होता है और अंतिम रूप से यह भाव अच्छे संबंध बनाता है। जब एक समूह दूसरे को सहयोग देता है तो दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रहता है। आरंभ से ही एक दूसरे को समझते हैं, यद्यपि मस्तिष्क में जटिलताएं हो सकती हैं और एक दूसरे के प्रति पसंद और या नापसंद भाव हो सकता है, लेकिन फिर भी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहयोगी अधिगम के प्रकार इसमें देखते हैं। सहयोगी अधिगम दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष सहयोग डायरेक्ट कोलैबोरेशन और अप्रत्यक्ष सहयोग इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन। प्रत्यक्ष सहयोग में देखते हैं पॉइंट 1, प्रत्यक्ष सहयोग से सभी साधन, योजना, शिक्षण आदि का पूर्ण उपयोग किया जाता है। यानी सहयोग शब्द से सभी साधन, योजना, शिक्षण आदि का पूर्ण उपयोग किया जाता है, यानी पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। और यह अधिकतम उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए उद्देश्य की समीक्षा की जाती है और पुनः निर्धारित किया जाता है। सभी के संयुक्त प्रयासों से, यानी जितने लोग होते हैं सभी के मिलजुल कर प्रयासों से उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरणतः सहयोगी शिक्षण यानी टीम शिक्षण, सह शिक्षण। और इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट, अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग दूसरे संगठनों के शिक्षकों को कक्षा कक्ष में कार्य करने की अनुमति नहीं देता। उन्हें केवल बाहरी सहायता और निर्देशन के लिए रखा जाता है, जैसे योगात्मक परामर्श, समूह सहयोग और शिक्षक की सहायता आदि। ये इसमें निर्देशन के लिए रखा जाता है, बाहरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए। और आगे देखते हैं इसमें सहयोगी अधिगम के विभिन्न पहलू। सहयोगी अधिगम के विभिन्न पहलू निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है इसमें पॉइंट, सहयोग शिक्षण। सहयोगी शिक्षण में दूसरे संस्थाओं के शिक्षक आपस में एक दूसरे के विद्यालय में आते हैं और उन्हें देखते हैं कि किस प्रकार
प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा रहा है, वे शिक्षण या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वे दूसरी संस्थाओं के स्टाफ के साथ बैठकर आसानी से विचार विमर्श करते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग है। सहयोगी शिक्षण एक ही स्कूल के शिक्षकों में भी हो सकता है। अगला पॉइंट है दूसरा, सह शिक्षण या टीम शिक्षण। इस शिक्षण में किसी आदर्श संस्था के शिक्षक दूसरे स्कूल के शिक्षक यानी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, या यानी इसमें 2 या 3 शिक्षकों की टीम बनाई जाती है। यह कक्ष की अधिगम यानी सीखने, व्यू रचनाओं और सहयोग, समूह अधिगम, विद्यालय शिक्षण उपविषयों आदि पर निर्भर करता है। यह भी प्रत्यक्ष सहयोग है। और अगला पॉइंट है तीसरा, शिक्षक सहायता टीम। इसमें देखते हैं, इसमें दूसरी संस्था के एक अध्यापक या अध्यापकों की टीम स्कूल में शिक्षक की कक्ष संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता करती है। कभी-कभी यह देखा जाता है कि शिक्षक स्वयं पाठ्य वस्तु के किसी विषय में स्वयं को कमजोर पाता है और इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरी संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह से पूर्ण पाठ्य वस्तु प्रभावशाली ढंग से पूरी हो जाती है। 2 संस्थाओं के मध्य अप्रत्यक्ष सहयोग है। और चौथा पॉइंट है सहयोगी परामर्श। इसमें संस्था द्वारा किसी कमी को पूरा करने के लिए योग्य शिक्षकों से परामर्श लिया जाता है। परामर्श शिक्षक शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों या किसी के लिए भी हो सकता है, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके जिनका वे सामना करते हैं। इसीलिए प्रत्येक स्कूल में निर्देशन परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 5वां पॉइंट है सम स्तर सहयोग। इसके अंतर्गत संस्था का सम स्तर समूह अध्यापक के निर्देशन में विद्यार्थियों की सहायता करता है। यह उद्देश्य केंद्रित होता है और वांछित परिणाम लाता है। यानी बचा हुआ जो भी अगर स्टूडेंट को नहीं आता है तो वो अध्यापक बताते हैं, और यह भी अप्रत्यक्ष सहयोग है। अगला देखते हैं, फ्रेंड एवं कुक ने सहयोगी अधिगम के लिए जरूरी बातों को निर्धारित किया है, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट, सहयोग एक मनोदशा है। यह प्रतिभागियों में समानता चाहता है, जिसमें प्रत्येक का बराबर हिस्सा होता है, इसलिए सबको समान समझना चाहिए। इसीलिए यह टीम के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में टीम के सदस्यों को नेतृत्व भूमिका से नहीं रोकता। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लोगों को समूह में जबरदस्ती नहीं मिलाया जा सकता और सही अर्थों में उनसे सहयोग भी नहीं लिया जा सकता। इसीलिए सहयोग स्वैच्छिक होना चाहिए। यह किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इच्छुक पार्टियों के इकट्ठे मिलकर कार्य करने की आवश्यकता को मानता है। और तीसरा पॉइंट है सहयोग सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समान और सामान्य बोध पर निर्भर होता है, क्योंकि यह उद्देश्य के प्रति आपसी सहमति को मानता है। सहयोग में सभी सदस्य उद्देश्य के लिए मिलकर और समान रूप से कार्य करते हैं। 5वां पॉइंट है, सहयोग किसी उद्देश्य को लेकर विभिन्न विभागों मानसिकताओं का मिश्रण है, इसीलिए यह उत्तरदायित्वों और साधनों के साझा करने पर महत्व देता है।
प्रत्येक सदस्य को निर्णय और कोई समझौता करने का अधिकार होना चाहिए। सभी क्रियाएं सभी सदस्यों की पहुंच तक होनी चाहिए और साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। और 5वां पॉइंट है, सफलतापूर्वक सहयोग के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य को सफलता व असफलता देने का आनंद लेना चाहिए और वह सब परिणाम के लिए उत्तरदायी है, चाहे ये सकारात्मक हो या नकारात्मक। मात्र एक सदस्य को ना तो श्रेय दिया जा सकता और ना ही दोषारोपण किया जा सकता। 6वां पॉइंट है, सहयोग उद्देश्य केंद्रित है और उसे किसी भी शिक्षक की त्रुटियों को नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। 7वां पॉइंट है इसमें, सहयोग को पूर्वाग्रह से ग्रस्त या नकारात्मक विचारों और सुझावों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी कोई बात है तो भी यह सकारात्मक होनी चाहिए ताकि पूरी टीम को समाधान करने में सहायता प्राप्त हो और उद्देश्य तक पहुंचा जा सके। इसमें आगे देखते हैं अगली हेडिंग, सहयोगी अधिगम का महत्व। इसमें महत्व देखते हैं, सहयोगी अधिगम का महत्व निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है इसमें विभिन्न संस्थाओं के शिक्षक आते हैं जहाँ वे सीखते हैं कि अपनी उन्नति के लिए किस तरह एक दूसरे की सहायता करें, विद्यार्थियों के लिए क्या करें, संस्था की भलाई के लिए क्या करें ताकि समाज की भलाई हो सके। दूसरा पॉइंट है, संस्था के विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित एवं आत्मविश्वासी महसूस करते हैं क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, सहयोग बहुविध रूप से एक दूसरे की सहायता करने का संयुक्त यानी मिश्रित रूप है और इसका कारण इसके पीछे दो समूहों में समानता और असमानता के आधार पर सहयोग होता है। चौथा पॉइंट है, इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में यानी कंपटीशन के युग में संस्था की स्थिति ऐसी होती है कि वांछित यानी छूटे हुए उद्देश्य को प्राप्त करें तथा समाज और समुदाय की उम्मीदों पर खरी उतरें समाज और समुदाय की उम्मीदों पर खरी उतरें। यानी अगला पॉइंट है इसमें, यह समस्तर सहयोग द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों में पारस्परिक सहयोग व समझ में सुधार करता है। 6वां पॉइंट है इसमें, मानक निष्पादन होता है जिससे मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार होता है। यह अच्छा वातावरण प्रदान करता है क्योंकि आधुनिक समय में व्यक्ति को सभी चीज़ें सुलभ हैं। और 8वां पॉइंट है, जब सीनियर समूह व जूनियर समूह का आपस में सहयोग हो तो परिणाम अच्छे होते हैं। और 9वां पॉइंट है, यह प्रगतिवादी विचारधारा का है और तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है यानी सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। और आज के समय में सहयोग की महत्वता को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। इसमें अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2021 और 17 में आया है, 2021 में भी और 2017 में भी। इसमें कहा है, सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताओं एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूरा पढ़ लेना, हम भी आपको पढ़ाते हैं पूरा। सहयोगी अधिगम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सहयोगी अधिगम भी बोल सकते हैं या पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी बोल सकते हैं इसे। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ सहयोगी अधिगम के संबंध में आप पीछे दिए गए प्रश्न नंबर 5 में पढ़ चुके हैं जो कि मैंने अभी पढ़ाया। और इसमें अगली हेडिंग देखते हैं, सहयोगी अधिगम या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सिद्धांत। विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, यानी हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए।
और पहला पॉइंट है इसमें प्रजातांत्रिक अवसरों का समावेशन करना चाहिए। और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में सभी छात्रों के भाग लेने में सुविधा तथा अवसर होने चाहिए पाठ्य सहगामी क्रिया में, और प्रत्येक छात्रों को इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सुविधा अधिकतम होनी चाहिए, यानी ज़्यादा हो। और विद्यालय में साधनों को ध्यान में रखकर आयोजन करना चाहिए। स्थानीय सुविधाएं की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है छात्रों की क्षमताओं के अनुसार इन क्रियाओं में भाग लेने का अवसर देना चाहिए, और क्रियाओं के अनुसार कुछ पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है इन क्रियाओं में छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। और विद्यालय की स्थानीय आवश्यकताओं का भी इन क्रियाओं में आयोजन में महत्व देना चाहिए, और विशिष्ट क्रियाओं का भी आयोजन करना चाहिए। और छठा पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन इस प्रकार करना चाहिए जिससे छात्रों को कक्षा अनुदेशन के लिए प्रेरित किया जा सके। और इसमें अगली हेडिंग है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था हेतु सिद्धांत। फ्रेंच तथा अन्य विद्वानों ने सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था हेतु अधोलिखित नियमों का प्रतिपादन किया है। पहला पॉइंट है पाठ्य सहगामी प्रत्येक क्रिया की व्यवस्था में यह ध्यान रखा जाए कि उसे अधिगम विकास में योगदान करना चाहिए। शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इस प्रकार की क्रियाओं की व्यवस्था स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थिति के अनुरूप होनी चाहिए जिससे विद्यालय जीवन के विकास में योगदान कर सके। तीसरा पॉइंट है इसमें सहगामी क्रियाएं गतिशील होनी चाहिए। यदि छात्रों की रुचि किन्हीं क्रियाओं में ना हो तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। सहगामी क्रियाओं के लिए सभी छात्रों को भाग लेने की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों की रुचियों एवं क्षमताओं के आधार पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था का उत्तरदायित्व विद्यालय का होता है, इसीलिए छात्रों को क्रियाओं की व्यवस्था तथा निरीक्षण का आयोजन करना चाहिए। सहगामी क्रियाओं की प्रति छठा पॉइंट है सहगामी क्रियाओं के प्रति निरंतर समुदाय की प्रतिक्रियाओं को जानते रहना चाहिए। यदि किसी क्रिया की आलोचना अधिक की जाती है तब उसे बंद कर देना चाहिए। समुदाय की सहगामी क्रियाओं का शैक्षणिक महत्व समझना चाहिए। अगली हेडिंग है सहयोगी अधिगम या पाठ्य सहगामी क्रियाओं की विशेषताएं। सहयोगी अधिगम या पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में नवीन प्रकार की अभिरुचियों के विकास यानी इंटरेस्ट यानी अभिरुचियों के विकास के लिए अवसर तथा परिस्थितियां प्रदान करता है। और दूसरा पॉइंट है छात्रों को नागरिकता के गुणों के विकास हेतु अनुभव प्रदान करते हैं, और नेतृत्व के गुणों का विकास भी किया जाता है। छात्रों के नैतिक तीसरा पॉइंट है छात्रों के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे विद्यालय की नैतिकता का विकास होता है। और चौथा पॉइंट इन क्रियाओं से छात्रों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अवसर दिए जाते हैं। और पांचवा पॉइंट है इन क्रियाओं से छात्रों को आध्यात्मिकता तथा नैतिक गुणों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए शक्ति प्रदान करते हैं
तथा उनके समुचित विकास में सहायक होते हैं। छात्रों में समुचित तथा उत्तम सामाजिक विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अच्छे नागरिक बनते हैं। 8वां पॉइंट, इन क्रियाओं से छात्रों के संपर्क का क्षेत्र व्यापक होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है। इन क्रियाओं में छात्रों की मौलिकता तथा सृजनात्मक क्षमताओं के समुचित विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। 10वां पॉइंट है, छात्रों में प्रजातंत्र के नागरिक के समुचित गुणों, अधिकार एवं कर्तव्य का प्रशिक्षण तथा अभ्यास भी कराया जाता है। अगली हेडिंग इसमें देखते हैं, सहयोगी अधिगम या पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सीमाएं। सहयोगी अधिगम या पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्थानीय परिस्थिति की अवहेलना। कई स्कूल विभिन्न प्रकार की पाठ्यांतर क्रियाएं केवल इसी आधार पर करते हैं कि वे अन्य विद्यालयों से सफल हुई हैं, यानी अन्य विद्यालयों में सफल हुई हैं। स्थानीय परिस्थितियों और विद्यालय के वातावरण तथा छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। और साधनों का अभाव दूसरा पॉइंट है। कई ऐसे स्कूल हैं जिनके पास ना खेल के मैदान हैं और ना ही सामूहिक ड्रिल के लिए कोई प्रांगण, विशेषकर अधिक जनसंख्या वाले नगरों में है। कई स्कूलों के पास धन का अभाव होता है, जिसके कारण पाठ्यांतर क्रियाओं के लिए उचित सामग्री नहीं मिल पाती। और तीसरा पॉइंट है, अधिकारियों की अरुचि तथा छात्रों की क्षमता में अविश्वास। स्कूल के अधिकारियों को छात्र छात्राओं की क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास नहीं होता। वैसे भी वे छात्रों को अधिकार देने में संकोच करते हैं। हाँ, ये भी सही है। और चौथा पॉइंट है, सीमित गतिविधियाँ। कई बार स्कूल केवल वार्षिक उत्सव, कोई एक टूर्नामेंट अथवा किसी वाद विवाद या भाषण प्रतियोगिता का ही प्रतिबंध करते हैं तथा इसी में संतोष व्यक्त करते हैं। छात्रों की विभिन्न अभिरुचियों के अनुरूप वे विभिन्न गतिविधियों का आयोजन नहीं कर पाते। और 5वां पॉइंट है, भाग लेने वाले छात्रों की सीमित संख्या। प्रायः देखा जाता है कि पाठ्यांतर क्रियाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत सीमित होती है। और इसमें अगला पॉइंट छठा है, प्रतियोगिता जीतना ही ध्येय है। यानी बहुत से स्कूलों में कार्यक्रम पर इसीलिए बल दिया जाता है कि प्रतियोगिता को जीतना है। और 7वां पॉइंट है, पाठ्यक्रम के विषय के साथ समन्वय न होना। यानी इसमें देखते हैं प्रायः पाठ्यांतर क्रियाओं की कार्यक्रम का समन्वय पाठ्यक्रम के विषयों तथा कक्षा कार्य के साथ नहीं किया जाता है। 8वां पॉइंट है, समय सारणी में उचित स्थान न देना। कई स्कूल इन कार्यक्रमों को फालतू मानकर समय सारणी में स्थान नहीं देते। उपयुक्त स्थान न देने से इन गतिविधियों का महत्व कम हो जाता है। कई बार ये क्रियाएं ऐसे ढंग से की जाती हैं मानो खाना पूरी करनी हो। अध्यापक वर्ग पर कार्यभार। इन क्रियाओं के संचालन से अध्यापकों पर कार्यभार अधिक पड़ता है, अतः वे इन क्रियाओं को केवल अनावश्यक भार के रूप में ही ग्रहण करते हैं। 10वां पॉइंट है, पुस्तकीय ज्ञान पर बल। देश में अभी भी कई पिछड़े विचारों वाले प्राध्यापक हैं जो पुस्तकीय ज्ञान को ही सब कुछ समझते हैं। उनके विचार में पाठ्यांतर क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए ही दोस्तों इतना ही। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।